इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इससे पहले आप देखे थे कूलम्ब्स लॉ। दो चार्ज के बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन होती है तो कितनी फोर्स के साथ में अट्रैक्शन और रिपल्सन होती है। ठीक, आपने वहां पे देखा था कूलम्ब कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है कूलम्ब कांस्टेंट की? 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। आपने देखा था परमिबिलिटी कितना प्रकार की? 3 प्रकार की। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दूसरा क्या देखे थे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक देखे थे रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ गया? आज इसी के आगे हम लोग जानेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कंटिन्यूअस का मतलब समझ में आता है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। चार्ज का मतलब आवेश, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटना। समझ में आ गया? अब चार्ज हमारा लगातार कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट क्यों होती है? क्योंकि अगर हमारे पास में कोई बॉडी है, सपोज ये हमारा क्या है, एक बॉडी है, तो हम जान चुके हैं कि चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जानते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। तो चार्ज क्या करेगा? किसी बॉडी के ऊपर पे जहां पर भी चार्ज है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक जगह पे तो इकट्ठा होकर रहेगा नहीं। क्या बात समझ में आया मेरा? जहां पर भी चार्ज होगा क्या रहेगा? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। मान के चलिए ये बॉडी है, ये बॉडी में आपका क्या है? चार्ज है। तो इसमें जितने भी चार्ज है क्या एक पॉइंट पे आपका जमा हुआ नहीं है ना? वो क्या किया है? चार्ज कंटिन्यूअस क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। इस पॉइंट पे जितना चार्ज उतना इस पॉइंट पे चार्ज, इस पॉइंट पे चार्ज। एवरी पॉइंट पे क्या चार्ज है? आपका इक्वल चार्ज है। क्यों एवरी पॉइंट पे इक्वल चार्ज है? क्योंकि चार्ज क्या होता है? कंटिन्यूअस चार्ज को मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ पाई बात को? मान के चलिए ये व्हाइट बोर्ड हम एग्जांपल में लेते हैं। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसका एक कॉर्नर को मान के चलते हैं, यहाँ पे जितना चार्ज है उतना चार्ज आपका इस कोना पे भी होगा या नहीं होगा? हर एक पॉइंट पे क्या होगा? आपका इक्वल चार्ज होगा। क्यों इक्वल चार्ज होगा? क्योंकि चार्ज क्या होता है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट होती है। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट क्यों होती है? एक्सट्रीमली क्लोज चार्ज फॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक्सट्रीमली क्लोज, मतलब जो चार्ज होते हैं क्या होते हैं? बहुत ही नजदीक में होते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए वो क्या करता है? पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। क्लियर? आगे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर। समझ पाई होगी कि चार्ज को हम नहीं मिटा सकते नेचर में, जितना है उतना है ही है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। इसलिए क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किसी बॉडी के ऊपर पे कंटिन्यूअस हो जाती है। क्लियर? अब यहां से फिर से एक सवाल कि अगर कोई बॉडी है, कोई मटेरियल है, वहां पे चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो कितना डेंसिटी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? समझ में आया? कहने का मेरा क्या मतलब हुआ कि आपके पास में ऑब्जेक्ट एक शेप का नहीं होता है। ऑब्जेक्ट एक शेप का होता है, आपका लाइन में भी होता है, एरिया में भी होता है और वॉल्यूम में भी होता है। तो एरिया का जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग होगा, लाइन का चार्ज डेंसिटी अलग होगा और वॉल्यूम का चार्ज डेंसिटी अलग होगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसको? चार्ज डेंसिटी को। और ये चार्ज डेंसिटी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लिख लेंगे नीचे। चार्ज डेंसिटी आर ऑफ 3 टाइप्स। चार्ज डेंसिटी आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार की होती है। हो गया? चलिए पहला, फर्स्ट नंबर को जानेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से।
फर्स्ट नंबर किसके नाम से जाना गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिजिक्स की भाषा में लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम वेव में घुस जाएंगे तो यही लैम्डा क्या बन जाएगा? आपका वेव लेंथ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, समझिएगा। लीनियर यानी कि सीधे आपका वायर हो, कोई रड हो, उसका बात कर रहा है। ये सीधे लंबाई की बात कर रहा है। ठीक, मान के चलिए कि ये आपका कोई लीनियर बॉडी है, लंबाई बॉडी है, सपोज दैट वायर है। अब इस वायर पे क्या हुआ होगा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यानी कि सब जगह पे क्या चार्ज होगा? प्लस चार्ज है, इस तरह से। क्लियर? इस तार की टोटल लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। इस तार की टोटल लंबाई कितना? L। तो इसका टोटल चार्ज कितना? Q। बात समझ में आया? तार की लंबाई को हमने क्या माना? L, और इसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज कितना? Q। क्लियर? अब यहाँ पे हम मान के चलिए कि एक छोटा सा टुकड़ा को चुनते हैं उसी तार के अंदर पे। समझ पा रही है? तार हमारा 1 मीटर है, 2 मीटर है, 10 मीटर है, जितना भी है, उसी तार की लंबाई के अंदर पे हम एक छोटा सा लंबाई को चुनते हैं। ठीक, अब इस छोटा सा तार का लंबाई को क्या आप dl लिख सकते हैं? टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना? L, तो स्मॉल लेंथ ऑफ वायर कितना? dl। अब इस dl पे चार्ज कितना? dq। बात समझ में आया होगा? टोटल लेंथ ऑफ वायर L और टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दी वायर कितना? Q। तो स्मॉल लेंथ ऑफ वायर कितना? dl। तो स्मॉल dl में कितना चार्ज? dq चार्ज। क्लियर? समझ में आ गया? तो क्या आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये चार्ज क्या दिखा रहा है? चार्ज पर यूनिट लेंथ को दिखा रहा है। समझ में आया? ये चार्ज किसको दिखाया? पर यूनिट लेंथ को। यानी कि आप लिख सकते हैं चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो यही होगा ना कि हर एक यूनिट पे क्या होगा? आपका चार्ज प्रेजेंट होगा। और ये छोटा सा लंबाई को हम क्या मान लिए हैं? एक यूनिट मान लिए हैं, पर यूनिट लेंथ ऑफ चार्ज। हो गया? ध्यान दीजिएगा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट किससे किए हैं? लैम्डा से। तो क्या आप लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या होगा हमारा? जल्दी बताइए। यहां पे टोटल चार्ज कितना? Q बाय टोटल लेंथ कितना? L। हो गया? अब और थोड़ी सी आगे बात ध्यान दीजिएगा। अगर ये लेम्डा हमारा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम बात किसका करें? पर यूनिट लेंथ की बात करें तो पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना आपका? dq बाई पर यूनिट लेंथ का लंबाई dl। और dq का अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या मिलेगा आपको? लैम्डा dl। इतना चार्ज होगा। समझ पाई बात? क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। इसका यूनिट, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ऊपर में क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो यूनिट क्या बन गया? कूलम।
नीचे क्या है लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, तो क्या होगा कूलम पर मीटर। इसका क्या बन गया यूनिट बन गया। ठीक, आगे डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान दीजिए, क्या है आपका चार्ज, चार्ज इक्वल टू क्या होता है करंट इनटू टाइम, करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए टी, बाई नीचे क्या है लेंथ, लेंथ के लिए एल, डायमेंशन फार्मूला में क्या लिखेंगे एल। आप बताइए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या यहाँ पे एम है, तो एम कितना 0, एल ऊपर चला जाएगा एल -1, T1 A1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला बना। हो गया, मिटा दें, पूछना है किसी को, आया समझ में? यस सर। सेकेंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। क्या होगा चार्ज प्रेजेंट कहां पे होगा पर यूनिट एरिया, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। ये क्या लिखे हम लोग सरफेस, सरफेस का मतलब क्या एरिया। ठीक, मान के चलिए ये आपका सरफेस है, एरिया है, तो इस एरिया में भी कितना प्लस चार्ज यानी कि चार्ज भरा हुआ है। इस तरह से इसका टोटल एरिया कितना ए, इस टोटल एरिया ए में कितना चार्ज प्रेजेंट क्यू, समझ पाई? इसी के अंदर पे एक छोटा सा हम एरिया लेते हैं, इस छोटा सा एरिया को क्या आप लिख सकते हैं डीए, तो इस डीए में कितना चार्ज उपस्थित होगा डीक्यू चार्ज उपस्थित होगा। क्लियर? तब इस केस में क्या आप सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं Q बाई ए। अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करें, पर यूनिट एरिया की बात करेंगे तो क्या मिलेगा सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। समझ पाई बात को? यहां से डी क्यू को बाहर निकालिए, सिग्मा डी ए, देखिए हो गया। इसका यूनिट अब समझ में आता होगा, चार्ज के लिए कूलम, नीचे क्या है एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को भी मीटर से मेजर करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से मेजर करते हैं, तो क्या बनने वाला है कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसकी डायमेंशन फार्मूला की बात करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला, चलिए बताइए ये क्या है आपका चार्ज, चार्ज के लिए 80 होगा,
करंट इंटू टाइम बाय नीचे क्या लिखा हुआ है एरिया, एरिया के लिए एल स्क्वायर, एम क्या हो जाएगा 0, एल ऊपर एल माइनस 2 T1 A1, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल ली। समझ में आया होगा। हो गया। आगे तीसरा जिसका नाम है आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया गया रो। लिख लिए। टोटल आपका चार्ज भरा हुआ है इस तरह से, इसका टोटल वॉल्यूम V और इसमें टोटल चार्ज कितना Q। इसी के अंदर पे एक छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं, ये वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं dV, और इसमें आपका कितना चार्ज dQ। तब इस केस में क्या डेफिनेशन बनेगा बताइए, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किए रो से, तो रो इक्वल टू बताइए क्या होगा Q बाई V होगा। पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो रो इक्वल टू dQ बाई dV। dQ को यहां से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा रो dV। समझ पाई। अब इसका यूनिट बताइए क्या है आपका चार्ज, चार्ज के लिए कूलम बाई वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आयतन, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सबको आप किससे मेजर करने वाले हैं मीटर से, तो क्या होगा कूलम पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट बन जाएगा। ठीक, इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला बताइए। ये कूलम है, कूलम के लिए क्या लगेगा हमारा 80, ये मीटर क्यूब यानी कि L का क्यूब, यही तो होगा। फिर क्या बनेगा m0 L माइनस 3 T1 A1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर, डाउट है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, क्योंकि एक्सट्रीमली क्लोज होता है हमारा चार्ज, समझ में आ गया। और चार्ज को हम डिस्क्रेट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता है। क्लियर। और ये इसका डेंसिटी कितनी प्रकार की होती है 3 प्रकार की, लिनियर, सरफेस और वॉल्यूम। वॉल्यूम बोल सकती है या वॉल्यूमेट्रिक बोल सकती है, दोनों ही की चीज है। ठीक, अब हमने यहां पे कैलकुलेट किया इसका डेंसिटी, किसका चार्ज का। अब आप कैलकुलेट करेंगे फोर्स, समझ पा रही है, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसमें हमारा लिनियर पे कितना चार्ज लगा, सरफेस पे कितना चार्ज लगा और वॉल्यूम पे कितना चार्ज लगा। ये चार्ज को अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, मतलब फोर्स को। ये तो अभी हम क्या कैलकुलेट किए डेंसिटी कैलकुलेट किए। ठीक, चलिए। फोर्स ड्यू टू
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया। फर्स्ट नंबर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिए। ध्यान से समझिएगा। इधर पहले ये हमारा कोई वायर है जो किस तरह से है, लीनियर में है। आप जानते हैं कि इसमें चार्ज हमारा क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब प्लस प्लस चार्ज यहां पे हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं। इस टोटल का चार्ज कितना, जल्दी बताइए, कितना चार्ज, Q। इस टोटल वायर में कितना Q चार्ज, इसकी लेंथ, टोटल लेंथ L, ये जान चुके हैं आप, ठीक। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि यहां पे हम एक चार्ज रखते हैं जिसका नाम दे देते हैं Q नोट, यानी कि Q नोट को टेस्ट चार्ज के नाम से जाना जाता है। अब पिछला क्लास में जान चुके हैं Q नोट का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज। अब ये भी आपका क्या है, टेस्ट चार्ज, और इधर भी क्या है आपका चार्ज, नहीं है, ये चार्ज और ये भी चार्ज, सिर्फ हम इसको नाम दिए हैं टेस्ट चार्ज। तो कूलम्ब्स ने बताया था कि दो पॉइंट पे अगर चार्ज है तो वो उसके बीच में क्या लगती है, फोर्स लगती है। वो फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। अगर सेम चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका चार्ज और यहाँ पर भी चार्ज, बात समझ में आ गया। अब इस टोटल लेंथ में से हम एक यूनिट लेंथ को उठाते हैं, ये देखिए इतना बड़ा लेंथ को उठा लेते हैं। इसकी लेंथ कितना, dl, इसका लंबाई कितना, dl, और यहाँ से यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट, dq चार्ज प्रेजेंट। अब यहाँ से हम इसको क्या कराते हैं, यहाँ पे टेस्ट कराते हैं कि ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। बात समझ में आया, कहां से कहां के बीच में, dl चार्ज के और q नोट चार्ज के बीच में। सिंपल भाषा में बोले तो dq चार्ज और q नोट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। अब फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको इसका डिस्टेंस भी मेजर करना होगा। जनरली हम इसका डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, r। यही तो हम कूलम्ब्स लॉ में किए थे। दो चार्ज हमने रखा था, ये चार्ज आपका क्या माने थे, Q1, इस चार्ज को क्या माने थे आप, Q2, दोनों बीच का चार्ज का दूरी r। तो इसी तरह से यहाँ पे दो चार्ज है आपका, कौन कौन सा चार्ज है, dq चार्ज और यहाँ पे q नोट चार्ज। ये दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना, r। क्लियर, बात समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार समझिए यहाँ पे पॉइंट को, अगर यहाँ हम टोटल चार्ज को लेते और इस चार्ज के साथ में क्या करते, कंपेयर करते, यानी कि फोर्स लगाते, तो टोटल फोर्स कितना निकलता, F। एक बार फिर से कि टोटल लेंथ का चार्ज को हम इसके साथ में जोड़ते Q के साथ में, तो यहाँ पे जो फोर्स बनता वो कैसा फोर्स रहता आपका, टोटल फोर्स है कि नहीं है। लेकिन हम कितना बड़ा वायर का चार्ज को लिए हैं, dl लंबाई की चार्ज को, तो ये dl से आपका कितना फोर्स बनेगा, df फोर्स बनेगा। l लंबाई से लेते तो कितना फोर्स बनता, f, तो dl को लिए तो कितना फोर्स बनेगा, df फोर्स। समझ पाई। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, dl, क्योंकि हमने dl लेके रखा और dl पे कितना चार्ज प्रेजेंट, dq चार्ज प्रेजेंट, तो फोर्स भी कितना होगा आपका,
df होगा। क्लियर? तो df इक्वल टू बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे कोई मीडियम है? कोई मीडियम नहीं है, केवल हवा है। फ्री स्पेस है या वैक्यूम, और वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? कौन कौन सा चार्ज है? Q नॉट और dq। जैसे कि इस तरह रहता तो आप क्या लिखते हैं? Q1 Q2। तो यहाँ पे चार्ज आपका क्या क्या है? Q नॉट और dq। तो लिख सकते हैं हम Q नॉट dq बाई दूरी कितना? r। तो r का स्क्वायर। कूलम स्लोम यही तो पढ़े। क्लियर? समझिएगा ध्यान से। आगे therefore बताइएगा लीनियर चार्ज का dq कितना निकाल चुके हैं? नहीं पता? पता है तो बताइए। लैम्डा dl निकाले हैं? पीछे जस्ट अभी पढ़ चुके हैं आप। dq निकाल चुके हैं लीनियर चार्ज का कितना? लैम्डा dl। तो लैम्डा dl निकाल चुके हैं, तो बताइए df इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dq। dq की जगह में लैम्डा dl बाई r स्क्वायर। सही है? डाउट तो नहीं हो रही है? चलिए नाउ टोटल फोर्स कितना? F। समझिएगा बात को, यहां ध्यान दीजिए। ये आपका लंबाई कितना? dl। dl से कितना फोर्स बना? इतना फोर्स बना। यही तो है। तो क्या आप यहां से इसका लंबाई dl नहीं है? है। तो यहां से भी कितना फोर्स निकलेगा? इतना ही फोर्स निकलेगा। और नीचे छोटा सा dl लेंगे तो हर एक dl से आपका इतना फोर्स निकलेगा। तो टोटल फोर्स कब निकलेगा? जब आप यहाँ छोटा छोटा जितना भी dl बनेगा उसको एक साथ जोड़ देंगे। ठीक? और फिजिक्स की भाषा को जोड़ने का तरीका को इंटीग्रेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या आप F इक्वल टू इंटीग्रेशन df लिख सकते हैं? क्लियर? डाउट है? आगे ये इधर F इक्वल टू इंटीग्रेशन df है। ये आपका क्या है? तो क्या df की जगह में इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा dl बाई r स्क्वायर। ठीक? यहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उस टोटल कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देंगे हम। F इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन लैम्डा dl। क्लियर? डाउट है? अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चला उसको ध्यान दीजिएगा। इसका लिमिट यहां लंबाई की बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस तार की लंबाई कितना? dl। इस पॉइंट पे तार की लंबाई 0, कुछ भी लंबाई नहीं है। और इस पॉइंट पे लेके गए यहां से यहां, तो तार की लंबाई कितना? l। नहीं समझ में आया? इस पॉइंट पे तार की लंबाई कितना? 0। इस पॉइंट पे लेके गए तो इसका लंबाई कितना? l। तो ये कहां से कहां गया? 0 से l। कैपिटल L चाहे तो आप प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए इतना आपका टोटल फोर्स बन जाएगा। डाउट है? नहीं समझ पाई? आया? उधर समझी? चलिए आगे बढ़े। ध्यान से कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाना, हार्ड नहीं लगेगा। बताइए सेकंड नंबर
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकंड टॉपिक हमारा। हाँ। ध्यान से समझिए इसको भी। ये आपका सरफेस, इसमें टोटल क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? चार्ज। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया कितना? A है ना? और इसमें टोटल चार्ज कितना? Q। इसके अंदर पे एक छोटा सा हम सरफेस चुनते हैं। अब ये सरफेस का एरिया कितना? dA, ठीक। और इसका चार्ज कितना? dQ। यहाँ पे फिर से हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, कितना? Q0। समझ पाई? अब इससे इसका लंबाई, दूरी कितना? R। अब बात समझ में आ गया होगा, समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम इस Q को इस पूरा सरफेस एरिया के साथ में कंपेयर करते तो टोटल फोर्स कितना बनता? F। लेकिन हम किसके साथ में देख रहे हैं? dA के साथ में। तो कितना फोर्स यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन करेगी? dA के साथ में। बात समझ में आया या नहीं आया? क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए, क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं, जो आप पीछे लिखे हैं सिमिलरली, है कि नहीं? क्या यहां पे हम लिखते हैं सिमिलरली अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। समझी? कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या होगा यहां पे बताइए? dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन सा चार्ज है? Q0 dQ बाय R स्क्वायर। बात समझ में आया? Therefore dQ किसका? सरफेस का। क्या निकाली है? सिग्मा dA। अभी जस्ट पीछे निकाल चुकी है। तो dF इक्वल टू बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 क्या होगा? सिग्मा dA बाय R स्क्वायर। बात समझ में आया होगा? आगे बन जाएगा? बनाइए। क्या निकालेंगे आगे? टोटल फोर्स कितना? F। टोटल फोर्स हमारा कितना है? F ही तो है। तो टोटल फोर्स F निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। किसको? dF को। नहीं समझ में आया? आया। तो F इक्वल टू इंटीग्रेशन dF का वैल्यू डालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 नहीं, Q0 है ना? सिग्मा dA बाय R स्क्वायर। जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक ये वैरी करेगा? 0 से लेकर A तक। नहीं समझ में आया? आया। क्या बचा आपके पास में? सिग्मा dA। कंफ्यूज तो नहीं हो रही? क्लियर? थर्ड नंबर बनाइए जल्दी। चलिए, थर्ड नंबर हमारा क्या था? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड नंबर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल वॉल्यूम V, टोटल चार्ज Q। एक अंदर पे छोटा सा वॉल्यूम चुनते हैं, ये देखिए, है कि नहीं?
और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या, क्यू नॉट। तो यहाँ से इसका फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको दूरी मेंशन करना होगा। डिस्टेंस कितना, r। यहाँ पे चार्ज कितना, dq, और इसका एरिया कितना, dv। समझ में आया? फिर वही रूल चलेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। बताइए, dF इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन सा चार्ज, Q नॉट dQ बाई R स्क्वायर। आप जानते हैं dQ इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक का क्या, रो dV, है कि नहीं? तो dF इक्वल टू क्या बन गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। फिर क्या मिला आपको, रो dV। क्लियर? टोटल फोर्स, टोटल फोर्स कितना, F। तो F इक्वल टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dF। और F इक्वल टू इंटीग्रेशन dF का वैल्यू डालिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट रो dV बाई R स्क्वायर। यही है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालेंगे। F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। इंटीग्रेशन का साइन ये कहां से कहां वेरी करेगा, 0 टू V। क्या बचा आपके पास में, रो dV। क्लियर? डाउट है किसी को? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर के लिए, याद रखेंगे ये चीज, ठीक? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक याद करना है और बाकी सब बन जाएगा। इसका यूनिट भी सबको पता हो गया। लीनियर का यूनिट क्या, कूलम पर मीटर। सरफेस का कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूमेट्रिक्स का कूलम पर मीटर क्यूब। 1 2 3 बढ़ाते जाना है आगे, है कि नहीं? तो ये था आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने 2 चीज देखा, इसका डेंसिटी भी और फोर्स। ये फोर्स ही तो देखे आप। क्लियर? डाउट है कहीं पे? और इससे आगे हम एक अगला टॉपिक उठाएंगे। वो क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या अंतर है, ठीक? चलिए, डिफरेंस बिटवीन electrostatics force and gravitational force। आप चाहें तो G लिख सकते हैं, एक और लिख दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और एक और लिख दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। हो गया? लिख ली? ध्यान से समझिएगा मेरे बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में आपका अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है कि नहीं होता है? तो लिखिए, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट्स मे बी एन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन।
इट्स मे बी एन अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, केवल अट्रैक्शन होता है। इट इज ऑलवेज ऑन अट्रैक्शन फोर्स। इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन फोर्स। हो गया। दूसरा पॉइंट समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो चलेगा क्या? ईएफ का पूरा नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज 10 पावर 39, क्या 10 पावर 39 टाइम stronger than gravitational force। समझ में आया? कौन सा फोर्स यहां पे बढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कितना टाइम से बढ़ा? 10 पावर 39। ठीक, इसका उल्टा कर दीजिए। क्या लिखेंगे? GF इज 10 पावर 39 टाइम्स स्ट्रोंगर का वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। समझ पाई बात को? ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 पावर 39 टाइम्स वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्लियर? तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम, है कि नहीं? कल पढ़े थे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तुम्हारा मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहां पर निर्भर करता है? आपका मीडियम पर निर्भर करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डज नॉट डिपेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम, है ना? और ये ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। चाहे कुछ भी मीडियम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका डिपेंड नहीं करता है। जितना जी लगना है उतना ही लगेगा। समझ में आया? हो गया। 4 नंबर आइए, ध्यान से समझिएगा। इट्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। याद आया कुछ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स न्यूटन्स का तीसरा गति नियम को फ्लो करता है, पालन करता है। करता है कि नहीं करता है? कैसे करता है? एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट। नहीं समझ में आया? यही तो करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हम पढ़ चुके हैं जब हम स्टार्ट कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ, तब एक्शन और रिएक्शन। तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा न्यूटन्स का तीसरा गति नियम को फ्लो करता है? ये भी फ्लो करता है। ये भी पालन करता है न्यूटन्स का तीसरा गति नियम को। नहीं करता है? एक्शन और रिएक्शन लगता है कि नहीं लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स में? अब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकें
तो वो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचता है। नहीं समझ में आया? आया। तो क्या लिखे? इट्स ऑल्सो ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट्स ऑल्सो ना ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। हो गया? और एक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बहुत है। क्या होगा ये? इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं है? है। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी क्या है आपका? इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। 5 टॉपिक सफिशिएंट है? संरक्षण ना उसको हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को बना सकती है? बिगाड़ सकती है? नहीं। मतलब क्या कहलाया वो? कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को बना सकती है? बना सकती है? नहीं, ना बिगाड़ सकती है। तो ये भी क्या हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों आपका लॉन्ग रेंज का फोर्स है। अगर और लिखना पॉइंट चाहती है तो लिख सकती है इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या ये? लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। जो आपको मर्जी वो लिखिएगा, लेकिन कम से कम 3-4 लिख दीजिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है ना? लिख लिए? चलिए इसको हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में आपका रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होती है? केवल अट्रैक्शन होता है। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स 10 पावर 39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ग्रेविटेशनल फोर्स 10 पावर 39 टाइम्स वीकर है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। समझ पाई? तीसरा पॉइंट इसका क्या कहा उसको देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मीडियम पे निर्भर करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा मीडियम पे निर्भर नहीं करता है। समझ में आया? चौथा पॉइंट क्या कहा? दोनों एक ही साथ बोल दो ना, दोनों न्यूटन्स का तीसरा गति नियम को पालन करता है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कहा हमारा? दोनों क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और क्या हमने सीखा? दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है। डाउट है कहीं पे? चलिए, अब फिजिक्स में कहा जाता है कि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद, कंक्लूजन पढ़ने के बाद, जब तक हम उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व ना करें तब तक वो टॉपिक अधूरा रहता है। समझ में आया? तो यहां पे अभी हम लोग सोल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। ध्यान दीजिए इधर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा क्या कहा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहां पर है हमारा? छोटा छोटा जो गोला है उसमें, स्मॉल स्फीयर में, ऑफ चार्ज 0.4 म्यू सी ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 म्यू सी इन ईयर इज 0.2 न्यूटन्स। दो हमारे पास में छोटी छोटी बॉल है। एक बॉल में कितना चार्ज है? 0.4 म्यू सी, और दूसरा बॉल में कितना है? -0.8 म्यू सी। दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है? 0.2 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है। ठीक,
अब ए नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, मतलब जो हमने आर लिख रहे थे वही आर का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। समझ पाए? तो चलिए समझते हैं। आपके पास में दो चार्ज है ना, दो चार्ज है, ये एक चार्ज और ये एक चार्ज, यही तो बोला है यहाँ पे दो चार्ज। इसको हम पहला चार्ज मान लेते हैं, इसको दूसरा चार्ज मान लेते हैं। इसका चार्ज कितना 0.4 म्यू सी है, इसका इसमें कितना चार्ज -0.8 म्यू सी। ये दोनों के बीच का दूरी आर जो हमको क्या करना है, निकालना है। क्या छूट, अच्छा हाँ कूलम, सी फॉर कूलम, ठीक। ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और इधर का प्लस, कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि ये स्फीयर इधर जाने वाला है, ये स्फीयर इधर आने वाला है। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना, F12, यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना, F21, पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन ए को निकाल रहे हैं, ठीक ना। ए का सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, F12 इक्वल टू कितना, F क्या, फोर्स कितना 0.2 न्यूटन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, है कि नहीं। Q1 का वैल्यू कितना 0.4 म्यू सी, म्यू का मतलब माइक्रो, 10 पावर -6, म्यू का वैल्यू क्या होता है 10 पावर -6 होता है। तो इसको अगर हम सोल्व कर दें तो आपको क्या मिलने वाला है 0.4 इंटू 10 पावर -6 कूलम, यही होगा। Q2 का वैल्यू बोलिए -0.8 म्यू सी, सोल्व कर लीजिए इसको जल्दी, क्या होगा म्यू का वैल्यू -0.8 इंटू 10 पावर -6 कूलम, सही है। डाउट है क्वेश्चन में, वी नो दैट, बताइए F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई, अब चाहें तो K के जगह में 1/4 पाई एक्सेलेंट नोट लिख सकते हैं, है ना। K यहाँ पे क्या है, किसका कांस्टेंट, नहीं है, K क्या है कूलम कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 पावर 9। कैसे तुम लोग पढ़ रही है, हमको फाइंड क्या करना है, ध्यान दीजिए, आर, ए के लिए आर ही तो फाइंड करना है डिस्टेंस। तो यहां से आर तो हमारे पास नहीं है, क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को बाहर निकालिए, आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताइए, के Q1 Q2 बाई F बनेगा, तो बनेगा तो बनाइए आप। चलिए के का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। आर स्क्वायर
इक्वल टू के का वैल्यू डालने वाले हैं ना, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्या है Q1, ध्यान दीजिएगा Q1 का वैल्यू 0.4 इंटू 10 पावर -6 इंटू Q2 का वैल्यू माइनस नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा माइनस किसको दिखाता है, उल्टा को, अपोजिट को दिखाता है, तो माइनस यहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं है। जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे माइनस को आप नहीं दिखाएंगे, माइनस का मतलब क्या, अपोजिट, ठीक। Q2 का वैल्यू बताइए 0.8 इंटू 10 पावर -6, क्लियर, बाई क्या है 0.2, सोल्व होगा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 12, इधर ये प्लस में है तो कितना हो गया 3, नहीं -3 बचेगा, ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू, दिखाई दे रहा है आपको 4/10, 0.4 के लिए हम लिख सकते हैं क्या 4/10 इंटू बताइए 8/10 इंटू 10 पावर -3, यही तो बचा था, बाई नीचे क्या है 0.2, नहीं समझ में आया, आया, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बताइए तो 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 पावर -3, यही है। अब नीचे इसको हम हटाएंगे, ये पॉइंट को, तो एक 10 हमारा हटने वाला है, तो क्या मिलेगा हमको 10 इंटू 2 मिलेगा, बात समझ में आया। अब 10 इंटू 2 मिलेगा तो ये 10 अभी किस में है, प्लस में है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं -4 कर देते हैं। अब बात समझ में आया। अब क्या हुआ, ये 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 2 जा 4। अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलने वाला है, जल्दी करके बताइए, 144, कितना 144 इंटू 10 पावर -4, क्लियर। और r इक्वल टू ये रूट में चला जाएगा, जाएगा 144 इंटू 10 पावर -4, सही है। 144 का रूट क्या होता है 12 होता है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो r इक्वल टू क्या मिलने वाला 12 इंटू 10 पावर -2, 4 का आधा निकलेगा, तो कितना हुआ ये 0.12, नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, तो आप इसको मीटर लिख सकते हैं, आर मतलब डिस्टेंस, यूनिट क्या लगने वाला मीटर, या आर का वैल्यू आप लिख सकते हैं ना 0.12 मीटर, सेंटीमीटर मीटर। ये पॉइंट हटेंगे तो इधर पॉइंट घसकेगा ना, 10 पावर -2 करेंगे तो इसका ये आंसर। चलिए इधर बी नंबर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या बोला, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। अब जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं F12 इक्वल टू -F21, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसका फोर्स कितना 0.2 न्यूटन, तो इसका फोर्स कितना है दूसरा का, जल्दी बताइए। माइनस में फोर्स माइनस लगता है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है ना, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो F21 का भी तो उतना ही फोर्स लगेगा, इक्वल टू 0.2
2 न्यूटन। देखिए लॉजिकली क्वेश्चन समझ में आया? माइनस कभी नहीं देखना, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। ये फोर्स माइनस में लगेगी नहीं लगता है ना, सिर्फ उल्टा लग रहा है ये। डाउट है? क्लियर? चलिए अगला और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है वो कैसा है? रिपल्सन है, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहा है। बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन, दो पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच, कैरिंग इक्वल चार्ज। नोट कीजिएगा, दोनों में कैसा चार्ज है? इक्वल चार्ज है। इज कितना? 3.7 into 10 power minus 99 newtons. When they are separated by a distance, दोनों को क्या करेंगे हम लोग? सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। डिस्टेंस कितना? 5 एंगस्ट्रॉम। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन? तो वहां पे जो आपका आयन है उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स मिस होगा? बात समझ में आया? इसको हम यहां पे जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा। ये एक आपका आयन मान के चलिए, और ये भी P। ये दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 5 एंगस्ट्रॉम। यानी कि R इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5 एंगस्ट्रॉम। यही दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो कितना देगा और कितना ये करेगा, क्योंकि एक आपका दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका चार्ज क्या है? Q है, तो इसका चार्ज भी क्या होने वाला है? Q होने वाला है। ये साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इक्वल चार्ज। समझ में आया? मान के चलिए आप इसको क्या मान लिए? Q1, इसको क्या मान लिए? Q2। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है? इक्वल है। डाउट है? ये दोनों को जब हम क्या किए? अलग अलग किए, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स से ये लोग रिपल्सन कर रहे थे? इतना फोर्स से, और दोनों के बीच में इतना दूरी। जब दोनों को हम अलग कर दिए तो इस आयन से कितना इलेक्ट्रॉन्स मिस हो जाएगा और इस आयन से भी कितना इलेक्ट्रॉन्स मिस हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स यानी कि गायब हो जाएंगे, ये बोला। समझ पा रही है? मतलब क्या समझे आप? अब जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या जानते हैं? बताइए। Q इक्वल टू NE। तो यहां पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है? N निकालने के लिए बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बोल रहा है। N को अगर आप बाहर कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या? Q बाई E। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, मिलेगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन बताइए, F कितना दिया हुआ है? 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन्स दिया हुआ है। R दिया हुआ है क्या? कितना? 5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू क्या होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू क्या होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर। ये साइन किसका है? एंगस्ट्रॉम का। और इसका वैल्यू क्या होता है? 10 पावर माइनस 10। मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। सही है? ध्यान दीजिएगा आगे ना। चलिए अब जानते हैं F इक्वल टू K Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलम्ब लॉ में पढ़ चुके हैं। और थोड़ी सी बातें, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। क्यों? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इक्वल चार्ज। मतलब F इक्वल टू K, Q1 के बदले में भी Q, Q2 के बदले में भी Q। तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आया। थोड़ी सी जानकारी, आपको कैलकुलेट क्या करना है? n। तो n कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? q चाहिए। तो q यहाँ पे है आपका, तो इस q को बाहर निकालना होगा। पहले आपको q कैलकुलेट करना होगा, तभी आप n कैलकुलेट कर सकते हैं। तो निकालिए यहाँ पे q को, यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई k। नहीं समझ में आया? आया। तो q स्क्वायर इक्वल टू f का वैल्यू बोलिए 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू r, कहाँ गया? ये देखिए 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 10। सही है? ये Q1 स्क्वायर को हम दो बार लिख दिए, बाई क्या है आपका? K का वैल्यू बोलिए। 9 इंटू 10 पावर 9। सॉल्व होगा? नहीं होगा? कीजिए जल्दी सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका जानते हैं ना? Q स्क्वायर इक्वल टू पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 37 बाई 10 होगा। एक ही बार लिखेंगे, इंटू ध्यान दीजिएगा 5 और 5 कितना हो गया? 25 इंटू ये क्या हो गया? -20 और -9 -29। जिसको भी ऊपर लेके जाइए तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 38। सही है? इंटू ये 10 तो 10 है, ये ऊपर चला गया, इंटू क्या बचा नीचे? 9। कंफ्यूज हो गई? नीचे वाला क्या? ये 3.7 है, तो 37 बाई 10 लिख सकते हैं इसको। फिर ये 9 तो तुम्हारा नहीं है, ये 9 को तो हम ऊपर लेके गए, माइनस में हो गया, तभी ना ये 38 आ गया, है ना? चलिए काटिए छाटिए, क्या होगा? 25 और 37 को गुना कीजिए, 37 इंटू 25 925 आएगा। क्या कितना आएगा? 925 बाई 90। हाँ कितना आएगा? मल्टीपल करो ना, 37 इंटू 25। इंटू 10 पावर माइनस 38 होगा। इसको इससे भाग दीजिए, बताइए कितना बार में जाएगा? 10.27। इसको भाग दीजिए, 90 से 925 को भाग दीजिए। 90 दहाई 900 होता है, समझ में आता है? होता है ना? तो 10.27 इधर 7 7 बढ़ते जाएगा, हम 2 अंक तक लिए। नहीं समझ में आया? आया। बाई बाई में तो ये खत्म हो गया, इंटू 10 पावर माइनस 38, यही है आगे। और Q इक्वल टू रूट में चला जाएगा, जाएगा क्या? 10.27 इंटू 10 पावर माइनस 38, ये रूट में गया। 10.27 का रूट क्या होगा? चलिए
9 का 3 होता है तो 10 का कितना होगा? होता है ना 3 इंटू 3 9, तो 10.27। तो Q इक्वल टू क्या आने वाला? 3.2 आने वाला, शायद देख लेना कैलकुलेट करके, इंटू 10 पावर 19। 19 दूना क्या होता है? 38, उसका आधा बाहर निकलेगा। हाँ। क्या निकाले आप? Q। तो Q मतलब कुल्लम। ठीक, अब निकालना क्या है आपको? n निकालना है। n का फॉर्मूला है आपके सामने, तो लगाइए n का फॉर्मूला, बताइए। n इक्वल टू Q क्या निकाले? 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम बाई E। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कैंसल 2। n इक्वल टू कितना? नहीं समझ में आया? कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग वहां से? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग। डाउट है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग इज 2। ये मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स 2। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हार्ड नहीं होती है, सिर्फ आप उसका कॉन्सेप्ट पकड़ना दे रही है कि पूछ क्या रहा है, उसको सिर्फ जानना है और वैल्यू जानना है। जैसे कि म्यू का वैल्यू क्या होता है, एंगस्ट्रम का वैल्यू क्या होता है, ये सब वैल्यू को जानना है। ये 11th क्लास की बात है, ये सब याद आ रहा है कुछ? बात समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में हम और 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन फिलहाल फिजिक्स को आज के लिए हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक।